जीवधारियों का वर्गीकरण का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोकैरियोटिक नहीं है। इसमें से कौन है जो प्रोकैरियोटिक नहीं है? तो सेक्रोमाइसीज ईस्ट जो होता है यह प्रोकैरियोटिक नहीं है। बाकी नॉस्टॉक, माइक्रोबैक्टीरियम, ऑसिलेटोरिया ये सब के सब क्या है? प्रोकैरियोटिक है। तो कहने का मतलब है इस विकल्प में सिर्फ कौन सा सेक्रोमाइसीज ही एक यूकेरियोटिक कवक है। सेक्रोमाइसीज एक क्या है? कवक है जिसमें विकसित केंद्रक व अन्य कोशिकांग पाए जाते हैं। बाकी नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया एवं माइक्रोबैक्टीरियम ये सब क्रमशः प्रोकैरियोटिक यानी कि पूर्व केंद्रकीय साइनोबैक्टीरिया है। इसमें वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जीव महासागर में मुख्य उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं? तो मुख्य उत्पादक के रूप में डाइटम्स। महासागर के मुख्य उत्पादक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो डाइटम्स। तो डाइटम्स के बारे में बोलेंगे कि डाइटम्स महासागर में मुख्य उत्पादक के रूप में पाए जाते हैं और ये समुद्र की प्राथमिक उत्पादकता का 40% भाग बनाते हैं। ये एक कोशिकीय यूकेरियोटिक सूक्ष्म शैवालों का एक बड़ा भाग बनाता है। बाकी जितने भी विकल्प दिए गए ये सब के सब स्वपोषी प्रकार के पोषण का प्रदर्शन करते हैं। साइनोबैक्टीरिया व यूग्लिनॉइड संख्या में डाइटम्स की अपेक्षा बहुत कम होते हैं, इसलिए इनकी उत्पादकता भी क्या होती है? कम होती है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से गलत कथन बताइए। तो पहले बोल रहा है ए में कि स्पोरोजोन्स में पादाब चलने और खाद्य ग्रहण करने की संरचना होती है, तो यह कथन गलत है। तो स्पोरोजोन चलने के लिए नहीं होता है। अगला बी में इसमें बताया गया कि छत्रकों का संबंध बेसिडियोमाइसिटीज से। हाँ, मशरूम का संबंध जो है बेसिडियोमाइसिटीज से ही है। फिर सी में बोल रहा है कवक और पादप जगत के सदस्य में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। हाँ, कवक और पादप जगत के सदस्य में कोशिका भित्ति होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, जबकि पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। डी में बता रहा है कि मोनेरा को छोड़कर सभी जीव जगत की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया एक शक्ति गृह है। हाँ, तो ये भी डी भी कथन सही है कि मोनेरा को छोड़कर सभी जीव जगत की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया एक शक्ति गृह है। तो कहने का मतलब है कि इसमें ए में देखे थे, इसका ए का हो जाएगा स्पोरोजोन्स में जो पादाप चलने व खाद्य ग्रहण करने की संरचनाएं होती है ये अंतःपरजीवी, ये सब के सब क्या होते हैं? अंतःपरजीवी होती हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम। कूटपाद अमीबीय प्रोटोजोन्स है। कूटपाद क्या है? अमीबीय प्रोटोजोन्स है, जैसे अमीबा एवं एंटमीबा में पाए जाते हैं। अगला है कि सिलिएट्स अन्य सभी प्रोटोजोन से किस प्रकार भिन्न, यानी कि सिलिएट जो है और सब प्रोटोजोआ से किस प्रकार में अंतर है। तो सिलिएट्स के बारे में बोलेंगे कि इसका मेन अंतर है कि इनमें 2 प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं। इसमें कितने? सिलिएट्स में 2 प्रकार के अंतर पाए जाते हैं। कहने का मतलब है कि सिलिएट्स सभी प्रोटोजोन से भिन्न होते हैं। सिलिएट्स एक प्रोटोजोआ ही है, लेकिन ये सभी तरह के प्रोटोजोआ से एकदम अलग है सिलिएट्स। क्यों? क्योंकि इनमें 2 प्रकार के केंद्रक होते हैं। सिलिएट्स में क्या होते हैं? 2 प्रकार के केंद्रक होते हैं। ये दोनों केंद्रक सामान्यतः भिन्न आकार के होते हैं। ये दोनों के दोनों केंद्रक जो होते हैं अलग अलग आकार के होते हैं। इसमें एक बृहद केंद्रक होता है और दूसरा सूक्ष्म केंद्रक, यानी एक बड़ा केंद्रक होता है तो दूसरा छोटा केंद्रक होता है, जिसमें प्रथम उपापचय व द्वितीय प्रजनन से संबंध है। पहला केंद्रक क्या चीज़ से? उपापचय से संबंध होता है, जबकि दूसरा जो होता है वो प्रजनन से संबंध होता है। तो सिलिएट्स का एक उदाहरण क्या बोल सकते हैं? पैरामीशियम। सिलिएट्स का एक उदाहरण क्या है? पैरामीशियम। और जो भी प्रोटोजोआ होता है जैसे कि अमीबा, ये सब में एक ही केंद्रक मिलेगा। और जो भी प्रोटोजोन जैसे अमीबा एकल केंद्रक उपस्थित होता है, जो कि उपापचय और प्रजनन से संबंध होता है। अन्य विकल्प भी असत्य है, क्योंकि सिलिएट्स निस्यंदन आसन प्रक्रिया के उपयोग भोजन पर करने के लिए करते हैं। अन्य प्रोटोजोन्स की तरह इसमें भी संकुचनशील रिक्तिकाएं पाई जाती है। अब अगला है 5वां कि निम्न में से कौन सा अवयव जीवाणुीय कोशिका को चिपकने की विशिष्टता प्रदान करती है। तो किसके कारण चिपकता है? तो ग्लाइकोकैलिक्स। किसके कारण? ग्लाइको। निम्न में से कौन सा अवयव जीवाणुीय कोशिका को चिपकने की विशिष्टता प्रदान करती है? किसके कारण? तो ग्लाइकोकैलिक्स के कारण चिपकती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं जिनमें एक निश्चित कोशिका भित्ति नहीं होती है। ये पादपों और जंतुओं में रोगजनक है और बिना ऑक्सीजन के ही जीवित रह सकती है। तो ये कौन है? ये माइकोप्लाज्मा है। तो माइकोप्लाज्मा के बारे में बोलेंगे कि माइकोप्लाज्मा लिपोप्रोटीन आवरण की बनी त्रिस्तरीय सबसे छोटी जीवित कोशिका है।
इसकी कोई निश्चित कोशिका भित्ति नहीं होती है। यह एक अवायवीय जीव है। यह पादप जैसे कि बैगन में लघुपर्ण तथा जंतुओं यानी मानव में प्लियोमॉर्फिक निमोनिया में का रोग उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन 7वां देखेंगे कि वायरॉइड विषाणु से भिन्न है क्यों। तो वायरॉइड जो है विषाणु से अलग है क्यों। तो बोलेंगे कि इसमें वायरॉइड में जो है ना बिना प्रोटीन आवरण के साथ आरएनए अणु होता है। विषाणुवर में जबकि क्या होता है, आरएनए होता है प्रोटीन आवरण के साथ, लेकिन वायरॉइड में क्या बोलेंगे, आरएनए तो होता है लेकिन इसमें प्रोटीन आवरण नहीं होता है। तो यानी बिना प्रोटीन आवरण के साथ आरएनए होता है वायरॉइड में। तो वायरॉइड के बारे में अलग से बोलेंगे कि वायरॉइड जो है विषाणु से भिन्न होता है। क्यों? क्योंकि इनमें प्रोटीन आवरण रहित यानी प्रोटीन का आवरण नहीं होता है, आरएनए अणु पाया जाता है। जबकि विषाणु में क्या जानते हैं कि अनुवांशिक पदार्थ आरएनए या डीएनए त्रिस्तरीय प्रोटीन के आवरण से आस्तरित होते हैं। विषाणु में क्या जानते हैं, या फिर अनुवांशिक पदार्थ आरएनए ही हो सकता है या डीएनए ही हो सकता है, वो भी त्रिस्तरीय प्रोटीन के आवरण से आस्तरित होता है। विषाणु जो है पादपों, जंतु और जीवाणु को भी संक्रमित करता है, जबकि वायरॉइड केवल पादपों को ही संक्रमित करता है। वायरॉइड केवल क्या, पेड़ पौधा को ही संक्रमित करता है, जबकि विषाणु पेड़ पौधा को और जीव जंतु दोनों को संक्रमित करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन चरम लवणीय दशाओं में पाए जाते हैं। तो आद बैक्टीरिया ही जो है ये किसी भी दशा में पाए जा सकते हैं। तो अब इसके बारे में एक्स्ट्रा क्या जानेंगे कि आद बैक्टीरिया जीवाणु के सबसे आदिम एवं सरल प्रकार है। ये विभिन्न आवासों में पाए जाते हैं, जैसे कि उच्च तप्त झरने, लवणीय जल, उच्च पीएच वाले क्षेत्र, ये सभी जगह पाए जाते हैं। चरम लवणीयता वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीवाणु हेलोफिल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हेलोफिल्स। जैसे कि हेलोबैक्टीरियम होता है, हेलोकोकस आदि। आद बैक्टीरिया की चरम विषम परिस्थिति में जीवित रहने की क्षमता के कारण कोशिका झिल्ली में शाखित लिपिड श्रृंखलाओं का उपस्थित होना आवश्यक होता है, जो उनकी झिल्ली की तरलता को क्या करता है, कम कर देता है। यही कारण है कि वह किसी भी तरह के वातावरण में रह जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन 1 से 4 का अध्ययन कीजिए और उसमें से 2 कथन जो सही है उस पर ध्यान देंगे। पहला कह रहा है कि जैव स्पीसीज की परिभाषा अर्नेस्ट मेयर ने दी थी। यह बिल्कुल कथन सही है कि जैव स्पीसीज की परिभाषा अर्नेस्ट मेयर ने ही दी थी। जैव स्पीसीज की परिभाषा किसने दी थी? अर्नेस्ट मेयर ने दी थी। दूसरा है प्रकाश काल का पादप के जनन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो नहीं, प्रकाश काल का पादप के जनन पर भी प्रभाव पड़ता है, यह कथन गलत है। तीसरा है कि द्विनाम पद्धति तंत्र RH विटेकर ने दिया था, यह कथन गलत है, जबकि होना चाहिए था द्विनाम पद्धति लिनियस ने दिया था। पांचवा है कि एक कोशिकीय जीवों में जनन और वृद्धि समानार्थक होते हैं। हाँ, एक कोशिकीय जीवों में जनन और वृद्धि जो होते हैं दोनों के दोनों समान, यानी कि 1 और 4 सही था, तो यानी कि डी हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि असत्य कथन को, इसमें से गलत कौन है। तो देखते हैं गलत इसमें से। पहला है कि माइकोप्लाज्मा एक भित्ति रहित सूक्ष्म जीव है। तो यह कथन सही है कि माइकोप्लाज्मा जो है भित्ति रहित, यानी इसमें किसी तरह का भित्ति नहीं होता है, यह कथन सही है। बी देखते हैं, जीवाणु कोशिका भित्ति पेप्टोडोग्लाइकन की बनी होती है। यह भी बात सही है कि जीवाणु की कोशिका भित्ति क्या चीज़ की बनी होती है, तो पेप्टोडोग्लाइकन की बनी होती है। अगला है सी कि रोमक और झालर मुख्य रूप से जीवाणु कोशिका की गतिशीलता के लिए होते हैं। तो यह कथन गलत है। रोमक और झालर जो होते हैं ये चलने के लिए, गतिशील होने के लिए नहीं होते हैं। तो यही सी कथन ही गलत है। और डी में बोल रहा है कि साइनोबैक्टीरिया में कसाबी कोशिकाओं का अभाव होता है। तो यह बात सही है कि साइनोबैक्टीरिया जो होता है उसमें कसाबी कोशिका नहीं होता है, यह डी सही है। तो इसमें सिर्फ गलत क्या था? सी। तो झालर और रोमक के बारे में क्या बोलेंगे कि झालर और रोमक दोनों ही बाल जैसे उपांग होते हैं जो जीवाणु की कोशिका भित्ति पर पाए जाते हैं। झालर पूरी भित्ति पर होते हैं और संख्या में ज़्यादा होते हैं। झालर क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। रोमक भी होते हैं लेकिन रोमक संख्या में कम होते हैं तथा झालर से थोड़ा लंबे होते हैं। रोमक क्या होते हैं? झालर से थोड़े लंबे होते हैं। ये जीवाणु को आधार पर जोड़ने का कार्य करता है, यानी कि कहीं पे चिपकने में। ये गतिशीलता में भाग नहीं लेता, यह चलने में भाग नहीं लेता है। किसी किसी जीवाणु में रोमक लैंगिक जनन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगला क्वेश्चन है कि अधिकतर कवकों में कोशिका भित्ति का एक प्रमुख अवयव क्या है। तो मेन है कि यह काइटिन का बना होता है। क्या चीज़ का बना होता है? कोशिका भित्ति कवक वाला काइटिन का बना होता है। अगला है
कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायरॉइड के विषय में गलत है। तो वायरॉइड के बारे में पहला देखते हैं, ये विषाणु से अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। तो यह कथन बिल्कुल सही है कि वायरॉइड जो होता है ना विषाणु से छोटा ही होता है, सही बात है। बी कह रहा है कि ये संक्रमण करते हैं, तो हाँ ये संक्रमण करते हैं। सी, इनका आरएनए जो है उच्च आणविक भार वाला होता है, तो यही कथन गलत है, जबकि इनका आरएनए जो होता है ये कम ही आणविक भार वाला होता है। और डी कह रहा है इनमें प्रोटीन आवरण का अभाव होता है, तो यह भी कथन सही है, इनमें प्रोटीन आवरण का अभाव होता है, जबकि विषाणु में जो होता है प्रोटीन आवरण 3 लेयर वाला होता है, वायरॉइड में प्रोटीन आवरण नहीं होता है। अब इसकी खोज के बारे में या फिर इसके बारे में अलग से जाने तो वायरॉइड के आरएनए का आणविक भार कम होता है। वायरॉइड के आरएनए का आणविक भार क्या होता है, कम ही होता है। इनमें प्रोटीन आवरण रहित आरएनए अनुआनुवांशिक पदार्थ होता है, यानी इसमें जो प्रोटीन आवरण रहित यानी प्रोटीन का आवरण नहीं होता है इसमें। इसको 1971 में टीओ डायनर ने विषाणु से भी छोटे संक्रामक कारक वायरॉइड की खोज की थी, जिससे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग होता है। इससे पूछा जाए कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग किससे होता है, तो यह वायरॉइड के कारण ही होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें से कथन गलत कौन है। तो देखते हैं, साइनोबैक्टीरिया को नीलहरी शैवाल भी कहते हैं, तो यह कथन बिल्कुल सही है। स्वर्णिम शैवाल को डेस्मिड भी कहते हैं, हाँ स्वर्णिम शैवाल को डेस्मिड भी कहते हैं। यू बैक्टीरिया सुजीवाणुओं को असत्य जीवाणु भी कहा जाता है, तो यह कथन गलत है, जबकि यहाँ पे होना चाहिए सत्य जीवाणु कहा जाता है, तो यही सी ही गलत है। और डी में क्या कह रहा है कि फाइकोमाइसिटीज को शैवालीय कवक भी कहा जाता है, हाँ यह भी सही है कि फाइकोमाइसिटीज को शैवालीय कवक भी कहा जाता है। 14 में आते हैं, क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनॉइड्स, डायनोफ्लेजिलेट और अपंकवक ये सब किस जगत से बिलोंग करता है, तो ये सब के सब प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है, ये सब के सब प्रोटिस्टा। अगला है, इसमें से गलत कथन छापना है, इसमें से गलत कौन। एनीमिलिया में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, तो यह कथन सही है कि एनीमिलिया में कोशिका भित्ति नहीं होती है। अगला है कि प्रोटिस्टा में पोषण की विधियाँ प्रकाश संश्लेषी विषमभोजी होती है, यह भी कथन सही है कि प्रोटिस्टा में जो पोषण की विधि होती है प्रकाश संश्लेषी विषमभोजी भी होती है। कुछ कवक खाने योग्य होते हैं, हाँ तो कुछ कवक मॉरिल और वफल ये जो होते हैं वो खाने लायक होते हैं, तो यानी कुछ कवक ऐसे भी हैं जो खाने लायक हैं। अगला है कि मोनेरा में केंद्रक कला उपस्थित होता है, तो यही कथन गलत है, जबकि हम लोग अच्छा जानते हैं कि मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, इसमें केंद्रक कला नहीं होगा, तो इसमें असत्य कथन क्या है, डी ही है। अगला है कि पूर्व केंद्र के, जिसको हम लोग प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतःस्थान पिंड नहीं पाया जाता है, इसमें पॉलीसोम जो होगा, प्रोकैरियोटिक में पॉलीसोम नहीं पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक में पॉलीसोम नहीं पाया जाएगा। अगला है गलत कथन को चुनना है, तो देखते हैं, विषाणुज डीजे इवानोव्स्की द्वारा खोजे गए थे, तो यह कथन गलत है कि विषाणुज जो है डीजे इवानोव्स्की द्वारा नहीं खोजे गए थे। तो विषाणु असल में किसके द्वारा खोजे गए थे, तो टीओ डायनर के द्वारा खोजे गए थे। किसके द्वारा खोजे गए थे, टीओ डायनर के द्वारा खोजे गए थे। अगला है कि डब्ल्यू.एम. स्टैनले ने दर्शाया कि विषाणु क्रिस्टलीकृत हो सकते हैं, हाँ डब्ल्यू.एम. स्टैनले ने दर्शाया कि विषाणु क्रिस्टलीकृत हो सकते हैं, विषाणु को क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है। तो किसने ये दर्शाया था, तो डब्ल्यू.एम. स्टैनले ने दर्शाया था। कंटेजियम वाइनम फ्लूइडम M.W. बेजेरेनिक ने दिया था, हाँ कंटेजियम वाइनम फ्लूइडम किसने दिया था, M.W. बेजेरेनिक ने दिया था। तंबाकू में कृमिक रोग और मनुष्य में एड्स ये सब के सब किसके कारण होता है, ये सब के सब विषाणु के कारण होता है। अगला है, वह संरचना जो कुछ जीवाणु की चट्टानों या पोषी उत्तक से संयोजी होने में सहायता करती है, वो कौन सी संरचना है, तो झालर, झालर के सहायता से ही कहीं पे कोई जीवाणु चिपकता है। अगला है, जीवों के किस समूह में कोशिका भित्ति दो पतली अतिव्यापी कवच की बनी होती है जो एक साथ आसंजित होती है, तो क्राइसोफाइट्स में ऐसा होता है। जीवों के किस समूह में कोशिका भित्ति दो पतली अतिव्यापी कवचों की बनी होती है जो एक साथ आसंजित होती है, तो किसकी होती है, क्राइसोफाइट्स की। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से गलत कथन कौन सा है, तो न्यूरोस्पोरा को जैव रसायन अनुवांशिक के अध्ययन में उपयोग किया जाता है, यह कथन सही है कि न्यूरोस्पोरा का उपयोग जो है जैव रसायन अनुवांशिकी के अध्ययन में किया जाता है। मॉरेल और ट्रोफल विषैले छत्रक है, जबकि यह कथन गलत है, मॉरेल और ट्रोफल खाने लायक होता है, यही कथन गलत है।
सी में देखते हैं ईस्ट एक कोशिकीय है और किण्वन में यूज होता है। हाँ, ईस्ट जो है एक कोशिकीय है और इसका यूज किण्वन में होता है। अगला है पेनिसिलियम बहुकोशिकीय है और प्रतिजैविक उत्पादित करता है। हाँ, पेनिसिलियम जो होता है वो बहुकोशिकीय होता है और प्रतिजैविक का उत्पादन करता है। यह कथन भी सही है। क्वेश्चन है कि साइनोबैक्टीरिया किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो साइनोबैक्टीरिया को हम लोग नीलहरित शैवाल के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से किसमें जीव अथवा जीवों के युग्म का उनके सही वर्गीकीय समूह के साथ उल्लेख किया गया है। इसमें सी सही कह रहा है कि ब्रेड तथा बियर बनाने में प्रयुक्त ईस्ट एक कवक है। ब्रेड तथा बियर बनाने में प्रयुक्त ईस्ट एक क्या है? कवक है। बाकी ए में कह रहा है कि पैरामीशियम तथा प्लाज्मोडियम उसी जगत से संबंधित है जिसमें पेनिसिलियम संबंधित है। तो यह कथन गलत है, जबकि पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम अलग है और पेनिसिलियम जो है यह एक कवक है। बी में बोल रहा है कि लाइकेन एक संयुक्त जीव है जो एक शैवाल तथा प्रोटोजोअन के सहजीवी संबंध द्वारा निर्मित है। यह भी कथन गलत है, जबकि क्या होता है, लाइकेन एक संयुक्त जीव है जिसमें शैवाल और कवक दोनों का सहजीवी संबंध होता है। सी तो सही है। और डी में क्या कह रहा है कि नॉस्टॉक तथा एनाबिना प्रोटिस्टा के उदाहरण है। तो यह भी कथन गलत है। अगला 35 में कहा जा रहा है कि यूबैक्टीरिया में एक कोशिकीय संघटक जो यूकैरियोटिक्स कोशिका से समानता प्रदर्शित करते हैं वो क्या है। यूबैक्टीरिया में एक कोशिकीय संघटक जो यूकैरियोटिक कोशिका से समानता प्रदर्शित, ये दोनों में क्या कॉमन है, तो प्लाज्मा झिल्ली। ये दोनों का क्या कॉमन है? प्लाज्मा झिल्ली। इसके बारे में शायद से बोल सकते हैं हम लोग कि यूबैक्टीरिया की प्लाज्मा झिल्ली यूकैरियोटिक कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली से कुछ समानता दर्शाती है। यह फास्फोलिपिड प्रोटीन तथा कुछ मात्रा में पॉलीसेकेराइड द्वारा निर्मित होती है। क्या चीज़ के द्वारा निर्मित होती है? यह फास्फोलिपिड प्रोटीन तथा कुछ मात्रा में पॉलीसेकेराइड द्वारा निर्मित होती है, किंतु इसमें स्टेरॉल का अभाव होता है, इसमें स्टेरॉल नहीं होता है, जबकि यह यूकैरियोटिक कोशिका झिल्ली का प्रमुख अभिलक्षण होता है। इसके स्थान पर स्टेरॉल के समान हाइपेनॉइड पाया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव उर्वरक नहीं है। तो एग्रोबैक्टीरियम एक जैव उर्वरक नहीं है, बाकी राइजोबियम एक जैव उर्वरक है, नॉस्टॉक भी एक जैव उर्वरक है और माइकोराइजा भी एक जैव उर्वरक है। तो हम कह सकते हैं कि एग्रोबैक्टीरियम एक मृदा उत्पादित पैथोजन है। एग्रोबैक्टीरियम असल में क्या है? यह एक मृदा उत्पादित पैथोजन है जो उच्च जाति के पादपों को प्रभावित करता है, परंतु बाकी राइजोबियम, नॉस्टॉक और माइकोराइजा ये सब के सब क्या है? जैव उर्वरक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव यूकैरियोटिक कोशिकाओं का उदाहरण नहीं है। तो इसमें जो बैक्टीरिया एस्चेरिचिया कोलाई है यह प्रोकैरियोटिक है, तो इसीलिए ये यूकैरियोटिक से बिलोंग नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन है जो सुमेलित नहीं है। तो पक्सिनिया एक कंड है, तो यह कथन गलत है। बाकी बी में कह रहा है कि जर एक बहियादी दारू है, तो हाँ। और केसिया कोरछादी पुष्प दल विन्यास होता है, इसमें कोरछादी पुष्प दल है। और मूल दाब बिंदु स्राव के कारण, मूल दाब के कारण ही बिंदु स्राव होता है। तो ये तीनों नीचे का सही है, बाकी ये गलत था। तो कहने का मतलब हम बोल सकते हैं कि पक्सिनिया कंड रोग नहीं करता है, पक्सिनिया से कंड रोग नहीं होता है, यह रस्ट रोग फैलाता है। पक्सिनिया कौन सा रोग फैलाता है? तो पक्सिनिया रस्ट रोग फैलाता है। इसे सामान्यतः कीट कवक के नाम से भी जाना जाता है। पक्सिनिया को किस नाम से जाना जाता है? कीट कवक के नाम से भी जाना जाता है, रस्ट फंगस के नाम से। ऑस्ट्रिलेगो कंड कवक है, जबकि कंड कवक कौन है? तो ऑस्ट्रिलेगो एक क्या है? कंड कवक है। कीट तथा कंड दोनों वर्ग बेसिडियोमाइसिट से ही संबंधित है। कीट और कंड दोनों के दोनों किससे संबंधित है? बेसिडियोमाइसिटिस से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया गया है। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव को किसमें सम्मिलित किया गया है? तो ये सब के सब प्रोटिस्टा में होता है। अगर वही एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक होता तब वो मोनेरा से होता, लेकिन यहाँ पे यूकैरियोटिक है तो यह किससे? प्रोटिस्टा से। तो प्रोटिस्टा के बारे में और क्या याद रखना है कि प्रोटिस्टा जगत में सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव, जैसे कि फ्लैजिलेट्स हो सकता है, डायटम्स होता है, डायनोफ्लैजिलेट्स, ये भी प्रोटिस्टा है, ये होगा। अवपंक कवक,
सार्कोडीना, ये सब के सब क्या है, प्रोटिस्टा जगत से ही आता है। जबकि कवक जगत में क्या क्या आता है, भिन्न भिन्न रूप के पाए जाएंगे कवक, आकार, कार्यकी एवं जनन विधियों वाले यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय पर्णहरिमहीन और प्रकाश संश्लेषी व परपोषी जीवों के समूह को प्रदर्शित करता है। मोनेरा ऐसा जगत है जिसमें 5 जगत वर्गीकरण के अनुसार सभी प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित होते हैं। आर्कीबैक्टीरिया के बारे में क्या, आर्कीबैक्टीरिया के सदस्य प्रोकैरियोटिक होते हैं। आर्कीबैक्टीरिया के सदस्य क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक, तथा इसमें अत्यंत लवण रागी और ताप अम्ल रागी, मेथेनोजन्स, ये सब बैक्टीरिया इसमें सम्मिलित होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें झिल्लीबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होता है। तो किसमें झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं होता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस में झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं होता, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक है इसमें झिल्लीबद्ध कोशिका नहीं होती है। तो हम बोल सकते हैं स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में कि स्ट्रेप्टोकोकस एक असल में प्रोकैरियोटिक है, गोलाकार ग्राम धनात्मक जीवाणु होता है। प्रोकैरियोटिक्स में झिल्लीबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक्स में क्या होते हैं, झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं होते हैं। कवक के बारे में बोलेंगे कि कवक यूकेरियोटिक और प्रकाश संश्लेषी परपोषी जीवों के समूह को प्रदर्शित करता है, और कवक का उदाहरण है सैक्रोमाइसिस, जिसको हम लोग ईस्ट बोलते हैं। अगला शैवाल के बारे में कुछ याद रखेंगे कि शैवाल पर्णहरिम युक्त स्वपोषी एवं थैलाशव यानी थैलॉइड पादपों के का एक समूह को प्रदर्शित करता है। प्लाज्मोडियम एक यूकेरियोटिक प्रोटिस्टा है। प्लाज्मोडियम क्या है, यह एक यूकेरियोटिक प्रोटिस्टा है। इसका उदाहरण है क्लेमाइडोमोनास। अगला क्वेश्चन है कि कुछ उच्च तापरागी जीवों जो उच्च अम्लीयता pH 2 वाले आवासों में वृद्धि करते हैं, निम्नलिखित में से किन दो समूह से संबंधित है। यानी कि कुछ उच्च तापरागी जो उच्च अम्लीय आवास में भी वृद्धि करते हैं, तो ये किस वर्ग से बिलोंग करते हैं, तो यह यूबैक्टीरिया तथा आर्किया से बिलोंग करते हैं। ये किससे बिलोंग करते हैं, यूबैक्टीरिया और आर्किया से बिलोंग करते हैं। तो इसके बारे में बोलेंगे कि यूबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया दोनों मोनेरा जगत के सदस्य, दोनों किसके सदस्य हैं, मोनेरा जगत के सदस्य हैं। तापरागी जीवाणु यानी थर्मोफिलस अत्यधिक गर्म स्थानों पर पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाएंगे, गर्म स्थानों पर, जहाँ तापमान नॉर्मली 60 से 80 तक होता है, वहाँ पाया जाएगा। बहुत सारे तापरागी कुछ यूबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया स्वपोषी होते हैं तथा इनमें सल्फर आधारित उपापचय पाया जाता है। कुछ तापरागी आर्कीबैक्टीरिया गहरे समुद्र तापीय गर्तों डीप सी थर्मल वेस्टेज के चारों ओर, जहां उन्हें अत्यधिक ताप तथा दाब को सहन करना होता है, वहां भी पाए जाते हैं। खाद्य जाल का यह प्रमुख आधार बनाता है। आर्कीबैक्टीरिया अत्यधिक अम्लीय जैसे कि pH 2 या फिर बहुत ज़्यादा क्षारीय pH 11 ये सब में भी वृद्धि करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें संक्रामक प्रोटीन उपस्थित होते हैं। तो संक्रामक प्रोटीन प्रियॉन में उपस्थित, संक्रामक प्रोटीन किसमें उपस्थित होते हैं, प्रियॉन में। तो प्रियॉन के बारे में कुछ जानते हैं। तो प्रियॉन में केवल संक्रामक प्रोटीन उपस्थित होता है। प्रियॉन में केवल क्या होता है, संक्रामक प्रोटीन उपस्थित होता है। इसमें कोई न्यूक्लिक अम्ल उपस्थित नहीं होता है, इसमें किसी तरह का कोई न्यूक्लिक अम्ल उपस्थित नहीं होता है। ये जंतुओं में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। प्रियॉन के कारण बहुत सारा जंतु में रोग होता है, जैसे कि भेड़ में जो स्क्रैपी रोग होता है इसी के कारण होता है। पशु में जो बोबाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी जो होता है, या फिर मेड काउ रोग जिसको हम लोग बोलते हैं, ये भी प्रियॉन के कारण ही होता है। हिरन में जो क्रैनिक वास्टिंग रोग होता है ये भी प्रियॉन के कारण होता है। मनुष्य में जो कुरु रोग होता है ये सब भी प्रियॉन के कारण ही होता है। प्रियॉन द्वारा उत्पन्न कोई पादप रोग अभी तक ज्ञात नहीं। कहने का मतलब है कि प्रियॉन द्वारा अभी तक पादप में रोग का पता नहीं है। विषाणु व वायरस में क्रमशः न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन आवरण एवं आवरण रहित आरएनए उपस्थित होता है। कहने का मतलब है विषाणु के बारे में अगर बोले तो विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल होता है, वो प्रोटीन से एक परत से आवृत होता है, जबकि वायरॉइड में कम अनुभार वाला आरएनए होता है और ये आवरण रहित होता है, यानी कि इसमें प्रोटीन का कोई आवरण नहीं होता है। अगला है 43 में कह रहा है कि विषाणु का आवरण क्या कहलाता है। विषाणु के आवरण को क्या कहते हैं, तो कैप्सिड कहते हैं। विषाणु के आवरण को क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। तो कैप्सिड के बारे में जानेंगे कि विषाणु के आंतरिक भाग कोर या न्यूक्लिक अम्ल को घेरे हुए एक आवरण उपस्थित होता है। क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन
गतिमान जीवाणु किसके द्वारा गति करते हैं? तो गतिमान जीवाणु जो होते हैं वो कशाभिका द्वारा गति करते हैं। किसके द्वारा चलते हैं? कशाभिका द्वारा। तो बोलेंगे कि सूक्ष्म जीवों में गति एवं गमन हेतु पक्षमाभ एवं कशाभिकाएं होती है। क्या होती है? पक्षमाभ और कशाभिकाएं होती है। चलने के लिए क्या होती है? पक्षमाभ एवं कशाभिकाएं होती है। जीवाणु में गति की क्रियाएं सामान्यतः कशाभिकाएं द्वारा ही होता है। नॉर्मली चलने की क्रिया किसके द्वारा होता है? कशाभिका। इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या हुआ? कशाभिकाएं। फ्लैजिला में मुख्यतः 3 क्षेत्र, एक आयन चलित मोटर, हुक और तीसरा तंतु होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आद्य जीवाणु यानी आर्कीबैक्टीरिया जीवाणु सुजीवाणु यूबैक्टीरिया से किस प्रकार भिन्न है? तो कोशिका कला संरचना यानी कि आर्की दोनों का जो कोशिका कला संरचना होता है दोनों अलग अलग होता है, यही अंतर है। तो हम बोल सकते हैं कि आर्कीबैक्टीरिया तथा यूबैक्टीरिया कोशिका झिल्ली या कोशिका कला की संरचना के आधार पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। किस संरचना के आधार पर? कोशिका कला में अंतर के कारण ये दोनों अलग होते हैं। यूबैक्टीरिया की कोशिका कला मुख्यतः गिल्सरॉयड स्टेरोलिपिड की बनी होती है। पूछा जाएगा यूबैक्टीरिया की कोशिका कला क्या चीज़ की बनी होती है? तो गिल्सरॉयड स्टेरोलिपिड की बनी होती है। जबकि आर्कीबैक्टीरिया की कोशिका कला जो है गिल्सरॉयल ईथर लिपिड की बनी होती है। आर्कीबैक्टीरिया की कोशिका कला क्या चीज़ की बनी होती है? गिल्सरॉल ईथर लिपिड की बनी होती है। रासायनिक रूप से ईथर लिपिड ईस्टर लिपिड से अधिक प्रतिरोधक क्षमता होता है। ईथर लिपिड जो होता है वो मजबूत होता है, जबकि ईस्टर वाला लिपिड कमजोर होता है। आर्कीबैक्टीरिया का यह गुण उसे उच्च तथा अत्यधिक अम्लीय अथवा क्षारीय वातावरण में रहने में सहायक करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि RH विटेकर द्वारा प्रस्तावित 5 जगत वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर नहीं है? तो सुपरिभाषित केंद्रक की उपस्थिति और अनुपस्थिति इस आधार पे नहीं है। बाकी प्रजनन का ढंग इस पे बात किया गया, पोषण का ढंग, काय संरचना की जटिलता, ये सब RH विटेकर द्वारा वर्गीकरण में बताया गया, लेकिन सुपरिभाषित केंद्रक की उपस्थिति या अनुपस्थिति ये सब नहीं बताया गया। तो हम बोल सकते हैं कि RH विटेकर ने सन 1969 में कोशिका संरचना की जटिलता के आधार पर यूकैरियोटिक अथवा प्रोकैरियोटिक पोषण विधि के आधार पर स्वपोषी अथवा परपोषी शरीर बहुकोशिकीय ये सब पे बात किया गया। अगला है कि कुंडलित RNA रज्जुक और पेटिकाशंक यानी कैप्सोमियर निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है? तो ये तंबाकू मोजेक विषाणु में देखने को मिलता है। कुंडलित RNA रज्जुक और पेटिकाशंक यानी कैप्सोमियर कौन दर्शाता है? तो TMB यानी तंबाकू मोजेक विषाणु दर्शाता है। अगला है कि विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु में प्रोटीन आवरण से परिबद्ध DNA होता है। विषाणु में क्या होता है? प्रोटीन आवरण से परिबद्ध DNA होता है, जबकि वायरॉइड में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे कम आणविक भार वाला RNA होता है और उस पर प्रोटीन का आवरण नहीं होता है। अगला बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसके गहरे समुद्र जल में पाए जाने की संभावना है? तो आर्कीबैक्टीरिया जो है ये गहरे समुद्र के तल में भी पाया जाता है। तो आर्कीबैक्टीरिया विषम वास स्थलों में रहते हैं, जैसे कि अत्यधिक लवणीय क्षेत्र है तो वहाँ भी पाया जा सकता है, गर्म झरने में भी पाया जा सकता है, वह दलदली क्षेत्र में और गहरे सागर में भी पाया जा सकता है। अगला है साइनोबैक्टीरिया में कुछ झिल्लीदार प्रसार वाले वर्णक होते हैं, तो कौन होते हैं? उसे वर्णकी लवक कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? वर्णकी लवक। अगला है 5 जगत वर्गीकरण में क्लेमाइडोमोनास तथा क्लोरेला किस जगत में रखा गया है? तो इसको प्लांटी जगत में रखा गया है। 5 जगत वर्गीकरण में क्लेमाइडोमोनास तथा क्लोरेला को किस में रखा गया? ये दोनों को प्लांटी जगत में ही रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक संख्या में जाति किसकी पाई जाती है? सबसे ज़्यादा क्या चीज़ की संख्या है? कवक की। सबसे ज़्यादा किसकी संख्या है? कवक की। अगला है कि पोषण में सर्वाधिक विविधता किस में पाया जाता है? तो पोषण में सबसे ज़्यादा विविधता मोनेरा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विषाणु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो विषाणु के संबंध में देखते हैं, पहला है ये सभी परजीवी होते हैं, तो यह कथन सही है कि विषाणु सभी के सभी परजीवी ही होते हैं। बी कह रहा है कि इन सभी की समिति कुंडलीनुमा होती है, तो यह कथन गलत है, सबका अलग अलग होता है। सी कह रहा है इनमें न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन को संश्लेषित करने की क्षमता होती है, तो यह सही है कि विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन को संश्लेषित करने की क्षमता होती है। इन पर प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक्स का कोई प्रभाव नहीं होता है।
हाँ, तो इस पे एंटीबायोटिक्स का कोई प्रभाव नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई सूचना में कितने जीव विश्वपोषी है, कितने जीव जो है स्वपोषी है। तो यहाँ पे इसमें अगर कैटेगरी वाइज देखें तो रसायन संश्लेषी स्वपोषी जो है नाइट्रोसोमोनास, इसमें जो है ये रसायन संश्लेषी पोषी है, और नाइट्रोवेक्टर भी रसायन संश्लेषी स्वपोषी है। तो दो गो है यहाँ। एक और प्रकाश संश्लेषी वाला स्वपोषी कौन कौन है, तो नॉस्टॉक प्रकाश संश्लेषी वाला है, और पोरफायरा और वुल्फिया, ये सब के सब प्रकाश संश्लेषी वाला स्वपोषी है। यानी इस कथन में 6 ऐसा है जो स्वपोषी है, बाकी सब के सब विषमपोषी है। 44 का क्वेश्चन है कि कुछ जीवों के अभिलक्षणों के संबंध में निम्नलिखित कथन 1 से 4 के सही संयोजन का चयन कीजिए। पहला है कि मिथेनोजन आर्की बैक्टीरिया है जो दलदली स्थानों पर मीथेन उत्पन्न करता है, तो यह कथन सही है। दूसरा है कि नॉस्टॉक एक तंतुमय नीलहरित शैवाल है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो नॉस्टॉक एक तंतुमयी नीलहरित शैवाल है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, तो यह भी कथन सही है। दूसरा करा रसायन संश्लेषी स्वपोषी जीवाणु ग्लूकोज से सेलुलोज का संश्लेषण करते हैं, तो यह कथन गलत है। रसायन संश्लेष स्वपोषी जो है जीवाणु ग्लूकोज से सेलुलोज का संश्लेषण नहीं करते, तो यही कथन गलत है। चौथा है कि माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति का अभाव होता है तथा ये ऑक्सीजन के बिना ही जीवित रह सकते हैं, तो ये कथन सही है। यानी 1, 2 और 4 कथन सही है। अगला है नीचे एक जीवाणु भोजी का चित्र दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीवाणु भोजी ए, बी, सी तथा डी के द्वारा नामांकित है। तो देखते हैं ए क्या है, तो ए इसका शीर्ष है। ए क्या है, इसका शीर्ष है। बी क्या है, तो बी इसका कॉलर है, और सी इसका आच्छद भाग है, और डी इसका जो है पुच्छ तंतु है। डी इसका क्या है, पुच्छ तंतु है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें हैप्लॉन्टिक प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है। हैप्लॉन्टिक प्रकार का जीवन चक्र किसमें पाया जाता है, ऑस्ट्रेलेगो में। हैप्लॉन्टिक प्रकार का जीवन चक्र किसमें पाया जाता है, ऑस्ट्रेलेगो में। तो इसके बारे में बोलेंगे कि ऑस्ट्रेलेगो एक कवक परजीवी है। ऑस्ट्रेलेगो क्या है, एक कवक परजीवी है जिसमें हैप्लॉन्टिक प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है। इनकी लैंगिक अवस्था के दौरान केवल जाइगोस्पोर की द्विगुणित रचना होती है। इसकी जो लैंगिक अवस्था के दौरान ही केवल जाइगोस्पोर की द्विगुणित रचना होती है, जबकि शेष सभी के सभी क्या है, अगुणित होती है। जैसे फ्यूनेरिया अगुणित है, पॉलीट्राइकम अगुणित है, गेहूं भी अगुणित है। अगला है ऑक्सीजन, ऑक्सीजनित प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है। तो ऑक्सीजनित प्रकाश संश्लेषण किस में पाया जाता है, तो ऑसिलेटोरिया में पाया जाता है। ऑक्सीजनित प्रकाश संश्लेषण किस में पाया जाता है, ऑसिलेटोरिया में पाया जाता है ऑक्सीजनित प्रकाश संश्लेषण। तो ऑसिलेटोरिया एक क्या है, प्रकाश संश्लेषी साइनोबैक्टीरिया है। इसके द्वारा संपादित प्रकाश संश्लेषण में जब इलेक्ट्रॉन दाता तथा ऑक्सीजन सह उत्पाद होते हैं, अर्थात इसमें ऑक्सीजनित प्रकाश संश्लेषण होता है। इसमें किस प्रकार का, ऑक्सीजनित प्रकाश संश्लेषण होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसकी खोज टीओ डायनर द्वारा की गई थी। तो टीओ डायनर द्वारा खोज वायरॉइड की गई थी। तो यहाँ पे स्वतंत्र एवं संक्रामक आरएनए, स्वतंत्र एवं संक्रामक आरएनए होगा, जो क्योंकि वायरॉइड में ऐसा ही होता है, स्वतंत्र एवं संक्रामक आरएनए होता है। तो यह किसके द्वारा खोज गई थी, टीओ डायनर के द्वारा। तो इसके बारे में बोलेंगे कि टीओ डायनर द्वारा वायरॉइड की खोज की गई थी। वायरॉइड जो होता है छोटा होता है, वृत्ताकार, स्वतंत्र तथा संक्रामक एक सूत्रीय आरएनए है। बाह्य कोशिकीय रूप में वायरॉइड एक नगन आरएनए अणु होता है, अर्थात इस पर किसी प्रकार का प्रोटीन कैप्सिड नहीं होता है, लेकिन विषाणु में प्रोटीन कैप्सिड होता है। अगला है कि सजीव जीवधारियों के हाल के वर्गीकरण में, जिसमें जीव सृष्टि के 3 मुख्य भाग बैक्टीरिया, आर्किया तथा यूकेरिया बनाए गए हैं, उस दृष्टि से आर्किया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। तो आर्किया के बारे में बोलना है। आर्किया के बारे में यहाँ पे कथन सही भी है। आर्किया में कुछ ऐसे नए लक्षण हैं जो अन्य प्रोकैरियोटिक्स तथा यूकैरियोटिक्स में नहीं पाए जाते हैं।
इसके एक्सप्लेन में आर्किया हम बोलेंगे कि आर्किया में कुछ ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जो अन्य प्रोकैरियोटिक्स तथा यूकैरियोटिक्स में नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए इनमें कोशिका भित्ति में पेप्टोडोग्लाइकन अनुपस्थित होता है, इसकी कोशिका भित्ति में पेप्टोडोग्लाइकन अनुपस्थित यानी नहीं होता है। दूसरी बात कि इसकी कोशिका कला में लिपिड अन्य जीवों से भिन्न संरचना बनाते हैं, इसकी कोशिका कला में जो लिपिड होती है वो और सबसे अलग होता है। तीसरी बात कि इसमें भिन्न आरएनए क्रम मिलते हैं, इसका आरएनए क्रम भी अलग होता है। और चौथी बात कि आर्किबैक्टीरिया की कुछ जीनों में इंट्रॉन अनुक्रम पाए जाते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस एक की कोशिका भित्ति में सेलुलोज एक प्रधान घटक होता है। तो सेलुलोज किसमें एक मेन घटक है, तो पाइथियम में सेलुलोज एक मेन घटक है। तो बोलेंगे कि कवक की कोशिका भित्ति में 80 से 90% कार्बोहाइड्रेट्स तथा शेष प्रोटीन व लिपिड पाए जाते हैं। कवक की कोशिका भित्ति में कितना 80 से 90% कार्बोहाइड्रेट होता है और शेष भाग क्या होता है, प्रोटीन और लिपिड पाए जाते हैं। कवक कोशिका भित्ति का विशेष लक्षण है कि वो उसमें काइटिन की उपस्थिति। कवक की कोशिका भित्ति का विशेष लक्षण क्या है कि उसमें क्या होता है, काइटिन होता है। लेकिन पाइथियम की कोशिका भित्ति में क्या होता है, सेलुलोज एक प्रधान घटक के रूप में पाया जाता है। अगला है थर्मोकोकस, मिथेनोकोकस तथा मिथेनोबैक्टीरिया किसके उदाहरण है। ये सब के सब आर्किबैक्टीरिया के उदाहरण है, यानी ये होगा आर्किबैक्टीरिया जिनके अंदर ऐसे प्रोटीन होते हैं जो सुकेंद्रकी के क्रोड हिस्टोन के समान होते हैं। तो आर्किबैक्टीरिया यानी कि जैसे कि थर्मोकोकस, मिथेनोकोकस एवं मेथिनोबैक्टीरिया क्या है, ये सब के सब किसका उदाहरण है, ये सब के सब आर्किबैक्टीरिया के उदाहरण है जिनके अंदर ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो सुकेंद्रकी के क्रोड हिस्टोन के समान होते हैं। अगला है राई का जो अर्गोट किसकी एक स्पीसीज के द्वारा होता है। राई का जो अर्गोट होता है वो किसकी एक स्पीसीज के द्वारा होता है, तो क्लेविसेप्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, क्लेवियन की राई का जो अर्गोट रोग होता है ना वो क्लेविसेप्स परप्यूरिया नामक कवक के द्वारा होता है। राई का जो अर्गोट रोग होता है वो किसके द्वारा होता है, क्लेविसेप्स परप्यूरिया नामक कवक के द्वारा होता है। ये अनेक विषाक्त एल्केलॉइड उत्पन्न करते हैं जो पादप के लिए घातक होते हैं। अगला है माइकोप्लाज्मा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो पहला है ए में करा, यह इन्हें पीपीएलओ भी कहते हैं, यह कथन सही है। पीपीएलओ मतलब हुआ प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी यह कथन सही है कि माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी कहते हैं। दूसरा है कि ये बहुरूपी होते हैं, हाँ ये बहुरूपी होते हैं। तीसरा कि ये पेनिसिलियम के प्रति संवेदनशील होते हैं, तो ऐसा कथन नहीं है कि यह पेनिसिलियम के प्रति संवेदनशील होते, तो यह इसलिए सी गलत है। डी में करा यह पादपों में रोग पैदा करते हैं, तो यह सही है कि यह माइकोप्लाज्मा से पादपों में रोग होता है। तो माइकोप्लाज्मा के बारे में बोलेंगे कि माइकोप्लाज्मा पेनिसिलियम के प्रति संवेदनशील नहीं होते हैं। इनकी खोज फ्रांस के वैज्ञानिक नोकार्ड व रॉक्स ने की थी। इसकी खोज किसने की थी, फ्रांस के वैज्ञानिक नोकार्ड व रॉक्स ने की, तथा इन्हें पीपीएलओ का मतलब हुआ प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहा गया। माइकोप्लाज्मा जीवाणुओं के समान प्रोकैरियोटिक परंतु कोशिका भित्ति रहित जीव है। माइकोप्लाज्मा जो है जीवाणु के समान ही होता है और वो प्रोकैरियोटिक है, लेकिन इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। पेनिसिलिन जो होता है वो कोशिका भित्ति के संश्लेषण को रोकती है। पेनिसिलिन क्या करता है, कोशिका भित्ति के संश्लेषण को रोकने का काम करता है। अगला है कि ट्रेपेनोसोमा, नॉक्टिल्यूका, मोनोसिस्टिस एवं जियार्डिया में कौन सा एक लक्षण समान पाया जाता है। तो बोलेंगे ये सभी एक कोशिकीय जीव, ये सब के सब क्या है, एक कोशिकीय जीव है। तो इसके बारे में बोलेंगे कि ट्रेपेनोसोमा, नॉक्टिल्यूका, मोनोसिस्टिस तथा जियार्डिया ये सभी के सभी एक कोशिकीय प्रजीव यानी कि प्रोटिस्टा है। ट्रेपेनोसोमा गैम्बियंस ये एक कोशिकीय परजीवी प्राणी कसावी है। इसके कारण जो होता है ट्रेपेनोसोमिनेसिस अथवा निद्रा रोग होता है। ट्रेपेनोसोमा के कारण कौन सा रोग होता है, निद्रा रोग होता है। अगला है मैड काऊ रोग का रोगजनक साधन होता है। मैड काऊ रोग यह प्रियॉन के कारण होता है। मैड काऊ रोग किसके कारण होता है, यह प्रियॉन के कारण होता है। तो इसमें बोलेंगे प्रियॉन शब्द सर्वप्रथम प्रूनिसर के द्वारा दिया गया। प्रियॉन शब्द किसके द्वारा दिया गया, प्रूसिनर के नामक वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया।
व्याख्या। ठीक है, अगला है कि ब्रेड के टुकड़े पर म्यूकर की इष्टतम वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण दशाएं अनिवार्य है। यानी कि ब्रेड के टुकड़े पर जो म्यूकर की इष्टतम वृद्धि होती है उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे लगभग जो है तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। दूसरी बात कि अपेक्षित आर्द्रता लगभग, नमी जो होनी चाहिए आर्द्रता वो 95% होनी चाहिए और छायादार स्थान होनी चाहिए, तभी कवक ब्रेड के टुकड़े पर कवक की वृद्धि होगी। कहने का मतलब कि म्यूकर एक मृतोपजीवी कवक है। म्यूकर एक क्या है, मृतोपजीवी कवक है जो गण म्यूकोरल्स तथा कुल म्यूकोरेसी का एक सदस्य है। यह सरे गले अपक्षय होते हुए गोबर तथा कुछ खाद्य पदार्थ पे उगते हैं। इसके उगने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, जैसे कि म्यूकर ब्रेड के टुकड़े पर लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, लगभग 95% आपेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए तथा नम एवं छायादार स्थान होनी चाहिए, तभी वह वृद्धि करेगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सोस्पोर तथा हार्मोसिस्ट क्रमशः किसके द्वारा बनते हैं। ऑक्सोस्पोर और हार्मोसिस्ट किसके द्वारा बनते हैं, तो यह जो है अनेक डाइटम्स तथा कुछ साइनोबैक्टीरिया द्वारा बनते हैं, यानी कि डी। ऑक्सोस्पोर तथा हार्मोसिस्ट किसके द्वारा बनते हैं, तो अनेक डाइटम्स तथा कुछ साइनोबैक्टीरिया द्वारा बनते हैं। तो इसके बारे में बोलेंगे, अनेक डाइटम्स तथा कुछ साइनोबैक्टीरिया द्वारा हेटेरोसिस्ट तथा हार्मोसिस्ट बनते हैं। डाइटम्स की कुछ प्रजाति में ऑक्सोस्पोर विशेष संतति कोशिकाएं होती है जो उनके कोशिका चक्र के महत्वपूर्ण चरणों में उत्पादित होती है। विखंडन के पश्चात कोशिकाएं आकार में छोटी होती है। विखंडन के पश्चात कोशिकाएं जो है आकार में क्या होती है, छोटी होती है, जो ऑक्सोस्पोर बनाती है। क्या बनाती है, ऑक्सोस्पोर बनाती है। ये पोषण ग्रहण कर ऑक्सोस्पोर बनाने का काम करती है। अगला है कि एक्टिनोमाइसीटीज तंतुवत मिट्टी वाले जीवाणु फ्रेंकिया के संबंध में एक कथन को छोड़कर सभी सत्य है। यानी कि इसमें फ्रेंकिया के बारे में गलत कथन कौन है, तो पहला देखते हैं फ्रेंकिया के बारे में कि यह अनेक पादप जातियों की जड़ में गांठ बनने को प्रेरित करता है। तो यह कथन सही है, ये बहुत सारे पादप जातियों के जड़ में गांठ बनने को प्रेरित करते हैं। अगला है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मुक्त अवस्था में करता है। तो यही कथन गलत है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण फ्रेंकिया मुक्त अवस्था में नहीं करता है, यही बी गलत है। सी में देखते हैं अनेक थैलीनुमा संरचना बनाते हैं जिसमें नाइट्रोजिनेज की रक्षा ऑक्सीजन से रासायनिक बाधा यानी कि ट्राइटरपिन हेपेनॉइड्स से होती है, यह कथन सही है। उसके बाद डी में बोला गया है कि राइजोबियम की तरह यह भी सामान्य पोषद पर आक्रमण मूल रोम द्वारा करता है और पोषद के वलकुट में कोशिका वृद्धि को प्रेरित करता है, यह भी कथन सही है। तो कहने का मतलब फ्रेंकिया के बारे में बोलेंगे कि फ्रेंकिया एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण तंतुवत माइसीलियम युक्त जीवाणु है जो एक्टिनोराइजल पादप की जड़ों की गांठ में सहजीवी के रूप में रहता है। यह फ्रेंकिया में फलियों के मूल ग्रंथिका में पाए जाते हैं। यह फ्रेंकिया के फलियों के मूल ग्रंथिका में पाए जाने वाले राइजोबियम के समान होते हैं। यह जड़ की कॉर्टिकल कोशिकाओं में प्रवेश कर ग्रंथिका की संरचना को प्रेरित करता है। ग्रंथिका को वनस्पति हाइफी द्वारा उपनिवेशित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लाइकेन में शैवाल तथा कवक के बीच नजदीकी संबंध होता है, तो कवक क्या, तो कवक शैवाल की सुरक्षा, मजबूती तथा अवशोषण में सहायता करता है। शैवाल का इसमें क्या काम है, शैवाल सुरक्षा, मजबूती और अवशोषण में हेल्प करता है। तो हम कह सकते हैं कि लाइकेन में शैवाल तथा कवक के बीच नजदीकी संबंध होता है। लाइकेन में किसके बीच नजदीकी संबंध होता है, शैवाल और कवक के बीच। कवक शैवाल की सुरक्षा, मजबूती तथा अवशोषण में सहायता करता है। कवक क्या काम है इसमें, कवक शैवाल की सुरक्षा, मजबूती तथा अवशोषण में सहायता देता है। यह मृदा से पोषक तत्व मुख्यतः फास्फोरस को पादप की जड़ों तक पहुंचाता है। यह मृदा से क्या करता है, पोषक तत्व मेन रूप से फास्फोरस को पादप की जड़ों तक पहुंचाने का काम करता है। शैवाल लाइकेन को भोजन प्रदान करता है। शैवाल क्या करता है, लाइकेन को भोजन प्रदान करता है। इस प्रकार शैवाल एवं कवक के बीच सहजीवी संगठन होता है। अगला क्वेश्चन है
कि क्षाररागी पूर्व केंद्रकी यानी कि बेसोफिलिक पूर्व केंद्रकी क्या होता है? तो यह बहुत गहरे समुद्री अवसाद में पनपता है और गुणन करता है। क्षाररागी पूर्व केंद्रकी क्या होता है? यह बहुत गहरे समुद्री अवसादों में पनपता है और गुणन करता है, यानी बी सही है। तो इसके बारे में बोलेंगे कि क्षाररागी प्रोकैरियोटिक्स पूर्व केंद्रकीय बहुत गहरे समुद्री अवसादों में पनपते हैं और प्रगुणन करते हैं। यहाँ क्षार की मात्रा अधिक होती है। यहाँ क्षार की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। अधिकांश क्षाररागी प्रोकैरियोटिक्स pH 8 या अधिक pH पर वृद्धि करते हैं। ज़्यादातर क्षाररागी प्रोकैरियोटिक्स जो होते हैं pH 8 या फिर इससे भी अधिक pH पर वृद्धि करते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन से एक कोशिकीय जीव में पोषण संबंधी कार्यों के लिए दीर्घ केंद्रक व जनन संबंधी कार्यों के लिए लघु केंद्रक उपस्थित होते हैं? तो यह पैरामीशियम में ऐसा देखा गया कि क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से एक कोशिकीय जीव में पोषण संबंधी कार्यों के लिए दीर्घ केंद्रक यानी पोषण के लिए दीर्घ केंद्रक और जनन के लिए लघु केंद्रक, किसमें ऐसा देखा गया? तो पैरामीशियम में। तो इसके बारे में बोलेंगे कि पैरामीशियम कोडेटम में 2 केंद्रक होता है, जिसे केंद्रकीय द्विरूपता भी कहते हैं। सूक्ष्म या फिर जो लघु केंद्रक होता है यह छोटे आकार का होता है। इसमें गुणसूत्र के 2 सेट होते हैं। इसमें आनुवांशिक पदार्थ संचित होता है और यह प्रजनन में भाग लेता है, जो छोटा केंद्रक होता है। और जो दीर्घ केंद्रक होता है यह बड़े आकार का होता है। इसमें गुणसूत्र के अनेक सेट होते हैं। यह पैरामीशियम के कायिक कार्य व पोषण संबंधी कार्यों का नियंत्रण करते हैं। अगला है कि सबसे अधिक अध्ययन किस जीवाणु पादप अंतःक्रिया पर हुआ है? सबसे ज़्यादा अध्ययन तो यह हुआ है एग्रोबैक्टीरियम द्वारा आवृत बीजी में गॉल निर्माण पे हुआ। यह सबसे ज़्यादा अध्ययन किस पे हुआ है? एग्रोबैक्टीरियम द्वारा आवृत बीजी में गॉल निर्माण पे। अगला है कि लाइकेन, शैवाल तथा कवक के बीच सबसे प्रसिद्ध समूह है, जिसमें कवक का क्या काम है? तो कवक का काम है, यह एक सहजीवीय संबंध है जो कि शैवाल के साथ होता है। इसमें कवक का क्या है? एक सहजीवी संबंध है जो शैवाल के साथ होता है। तो यहाँ बोलेंगे कि लाइकेन जो है 2 जीवों से मिश्रित बना एक जीव है, जो शैवाल तथा कवक के बीच सहजीवी संबंध है। मृतोपजीवी ऐसे जीव हैं जो मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर पनपते हैं। मृतोपजीवी क्या है? ऐसे जीव हैं जो मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर पनपते हैं व उन पर रासायनिक क्रिया कर पोषण प्राप्त करते हैं। अगला है वे विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित कर उनमें गुणन तथा लाइसिस करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें लाइटिक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? लाइटिक कहते हैं। तो इसके बारे में बोलेंगे कि विषाणु जो है जीवाणु में संक्रमण के बाद जीवाणु कोशिका को नष्ट कर देता है और जीवाणु भोजी कहलाते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? जीवाणु भोजी। इसमें जीवाणु भोजी के डीएनए की पुनरावृत्ति के बाद नए जीवाणु भोजी बनते हैं, जो परपोषी कोशिका के फटने से बाहर आ जाते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? लयनकारी चक्र यानी लाइटिक चक्र कहते हैं। अगला है कि रिट्रोवायरस के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? रिट्रोवायरस के बारे में यहाँ पे पहला देखते हैं। रिट्रोवायरस में आरएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज का जीन उपस्थित होता है। यह कथन सही है कि रिट्रोवायरस में जो है आरएनए निर्भर क्या होता है? डीएनए पॉलीमरेज का जीन उपस्थित होता है। बी में बोला जा रहा है परिपक्व रिट्रोवायरस में आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। यह भी कथन सही है कि परिपक्व रिट्रोवायरस में जो है आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? आरएनए होता है। अगला है रिट्रोवायरस मनुष्य में कुछ मुख्य किस्म के कैंसर के उत्पन्नकर्ता साधन होते हैं। रिट्रोवायरस जो है मनुष्य में कुछ मुख्य किस्म के कैंसर के उत्पन्नकर्ता साधन, यानी कि मनुष्य में कैंसर जो है कुछ कैंसर जो है रिट्रोवायरस के कारण ही होता है। अगला है कि रिट्रोवायरस के जीवन चक्र में डीएनए किसी भी अवस्था में उपस्थित नहीं होता है। तो यही कथन गलत है। डीएनए कुछ अवस्था में उपस्थित होता है। तो बोल सकते हैं हम लोग रिट्रोवायरस में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में आरएनए पाया जाता है, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का उपयोग कर डीएनए का निर्माण करता है। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का उपयोग कर क्या चीज़ का निर्माण करता है? डीएनए का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। मनुष्य में ल्यूकेमिया कैंसर एवं एड्स रोग रिट्रोवायरस द्वारा ही होता है। मनुष्य में जो ल्यूकेमिया कैंसर, ल्यूकेमिया मतलब ब्लड का कैंसर, और जो एड्स रोग होता है ये किसके कारण होता है? ये दोनों
रिट्रोवायरस के कारण ही होता है। अगला है कि एक स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण साइनोबैक्टीरिया जो जलीय फर्न एजोला के साथ सहजीवी सहचार्य भी बना सकता है, निम्न में से कौन सा है? तो वह है एनाबीना। क्वेश्चन है कि एक स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण साइनोबैक्टीरिया जो जलीय फर्न एजोला के साथ सहजीवी सहचर्य भी बना सकता है, वो कौन सा है? तो वह एनाबीना है। तो एनाबीना के बारे में क्या बोलेंगे कि एनाबीना एक स्वतंत्र नाइट्रोजन स्थिरीकारी साइनोबैक्टीरियम है जो कि जलीय फर्न एजोला के साथ सहजीवी संगठन बनाता है, जो कि मृदा को उपजाऊ बनाता है। एजोला जो है धान के खेत में सबसे अच्छा खरीद खाद होता है। एजोला कहाँ सबसे ज़्यादा काम आता है? धान के खेत में। अगला बोलेंगे अमीबा में जो पूटी भवन हो का मुख्य कार्य क्या है? इसका मेन काम है कि विपरीत भौतिक परिस्थिति में जीने का सामर्थ्य, यानी बी होगा सही। अमीबा में पूटी भवन का मुख्य कार्य क्या है? विपरीत भौतिक परिस्थितियों में जीने का सामर्थ्य। तो बोल सकते हैं हम लोग अमीबा में जो पूटी भवन होता है युग्मक को विपरीत वातावरण में जीवित रखता है। पूटी भवन के कारण ही यह विपरीत वातावरण में भी जीवित रखता है। इसके अंदर यह सुप्तावस्था में रहता है। अनुकूल परिस्थिति आने पर कोशिका तथा केंद्रक का विभाजन हो जाता है और पूटी नष्ट होकर 2 या फिर 4 संतति अमीबा में कन्वर्ट हो जाता है। अगला है कि विषाणु एवं गुणसूत्र दोनों ही कोशिका के बाहर निर्जीव है। विषाणु भी कोशिका के बाहर एक रवेदार के रूप में होता है, इसीलिए निर्जीव माना जाता है। गुणसूत्र को भी निर्जीव माना जाता है बाहर में। तो क्यों माना जाता है? तो बोलेंगे कि दोनों को वृद्धि तथा गुणन के लिए कोशिका के जीव द्रव्य की आवश्यकता होती है, तभी यह सजीव की तरह बिहेव करता है, नहीं तो बाहर में यह किसके तरह? निर्जीव की तरह बिहेव करता है। तो हम बोल सकते हैं विषाणु से गुणसूत्र निकालने पर यह जीवित नहीं रह सकता। विषाणु से गुणसूत्र निकालने पर यह जीवित नहीं रह सकता है, क्योंकि इसकी वृद्धि एवं गुणन के लिए कोशिका के जीव द्रव्य की आवश्यकता होती है। इसके गुणसूत्र में कोडित सूचनाएं निहित होती है। इसके गुणसूत्र में ही कोडित सूचनाएं निहित रहती है, जो पोषद कोशिका के गुणसूत्रों यानी जीनोम का उपयोग करके अपना द्विगुणन करता है। इसमें हो सकता है या डीएनए या आरएनए, एक ही न्यूक्लिक अम्ल उपस्थित होता है। इसमें डीएनए या आरएनए में से कोई विषाणु में एक ही न्यूक्लिक अम्ल हो सकता है। अगला है विषाणु के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसके बारे में बोला गया कि पहला देखते हैं, विषाणु के न्यूक्लिक अम्ल को कैप्सिड कहा जाता है। तो यह कथन गलत है कि विषाणु के न्यूक्लिक अम्ल को कैप्सिड नहीं कहा जाता। तो बी में बोला गया है कि विषाणु का अपना उपापचय तंत्र होता है, यह भी कथन गलत है। सभी विषाणु में आरएनए तथा डीएनए दोनों होते हैं, तो यह भी कथन गलत है, दोनों नहीं, कोनो एक ही होता है। डी बोला गया विषाणु अविकल्पी परजीवी होते हैं, तो यह कथन सही है कि विषाणु जो होता है अविकल्पी परजीवी होता है। तो इसके बारे में हम लोग पूरा बोल सकते हैं कि विषाणु जो है अविकल्पी परजीवी होते हैं। ये न्यूक्लियो प्रोटीन डीएनए या फिर आरएनए के बने होते हैं, कोई दोनों में से एक ही, जो जीवित कोशिका के अंदर ही सक्रिय होता है। इसका अपना उपापचय तंत्र नहीं होता। इसका अपना उपापचय तंत्र, विषाणु का अपना उपापचय तंत्र नहीं होता है, और यह पोषद के यांत्रिकी का उपयोग अपने प्रजनन में करते हैं। इसका कैप्सिड प्रोटीन का बना होता है। इसका कैप्सिड क्या चीज़ का बना होता है? प्रोटीन का, जो अनुवांशिक पदार्थ को घेरे रखता है। अगला है टोबैको मोजेक विषाणु नलिकारूपी तंतुवत होता है, जिसका आकार कितना होता है? तो 300 बाय 20 mm होता है। कितना होता है? 300 बाय 20 mm होता है। तो टोबैक मोजेक वायरस के बारे में क्या बोलेंगे कि टोबैक मोजेक विषाणु 300 mm लंबा और 20 mm व्यास का तंतुवत होता है। इसकी खोज इवान वॉस्की ने की थी। टीएमवी वायरस की खोज किसने की थी? इवान वॉस्की ने की थी। इसमें एक रज्जु कुंडलीदार आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है। ये सोलेनेसी पादप में संक्रमण करता है। टीएमवी किस पादप में संक्रमण करता है? सोलेनेसी कुल के पादप में संपर्क करता है। अगला है कि जीवाणु कोशिका के भीतर गुणसूत्र 1 से 3 की संख्या में हो सकते हैं, और वे कौन हुए? तो वे सदैव वृत्ताकार होते हैं। वो कैसा होते हैं? जीवाणु कोशिका के भीतर गुणसूत्र जो है 1 से 3 की संख्या में हो सकते हैं, और वे सदैव वृत्ताकार होते हैं।
अगला है 5 जगत वर्गीकरण पद्धति में आर्किया तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवों को आप किस कैटेगरी में रखेंगे? तो यह मोनेरा कैटेगरी में आएगा। बैक्टीरिया जो है किस कैटेगरी में आएगा? मोनेरा कैटेगरी में आएगा। तो मोनेरा के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे कि 5 जगत प्रणाली के अनुसार आर्किया एवं नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवों को किस में रखा गया है? मोनेरा जगत में सम्मिलित किया जाएगा। इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक सम्मिलित किए जाते हैं। इस जगत में जितने भी हैं सभी प्रोकैरियोटिक्स को सम्मिलित किए जाते हैं। ये मूल रूप से एक कोशिकीय होती है। ये मूल रूप से क्या होते हैं? एक कोशिकीय, किंतु ये माइसीलियम कॉलोनियों या तंतुमयी हो सकते हैं। इनकी कोशिका भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकन होते हैं, यानी कि इसकी कोशिका भित्ति क्या चीज़ की बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। अगला है कि जीवाणु के पारगमन के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो जीवाणु के पारगमन के लिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में विषाणु द्वारा जीवन का स्थानांतरण होता है। एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में विषाणु द्वारा क्या होता है? स्थानांतरण होता है। इसी को जीवाणु के पारगमन कहते हैं। तो जीवाणु के पारगमन के बारे में बोलेंगे कि यह ठीक है, यह जिंडर व लेडरबर्ग ने साल्मोनेला जीवाणु में पारगमन प्रक्रिया को खोजा। पारगमन प्रक्रिया को किसने खोजा? जिंडर व लेडरबर्ग ने किसमें खोजा था? साल्मोनेला जीवाणु में पारगमन प्रक्रिया को खोजा था। इस विधि में एक जीवाणु का डीएनए अन्य जीवाणु की कोशिका में जीवाणुभोजी कवक के द्वारा पहुंचाया जाता है। अगला है, इनमें से कौन सा अनाज के पादप के संचय के समय टॉक्सिन स्रावित करता है? तो यह एस्परजिलस में, यानी कि इनमें से कौन सा अनाज के पादप के संचय के समय टॉक्सिन स्रावित कौन करता है? एस्परजिलस। तो एस्परजिलस के बारे में बोलेंगे कि एस्परजिलस फ्लेवस कवक अल्फा टॉक्सिक नामक विष का उत्पादन अनाज के पादप के संचय के समय करता है, जो वनस्पति घास और अनाज के पादप को हानि पहुंचाता है। अगला है, जीव जो अपचयित और कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग रसायन स्वपोषित कहेंगे। तो उसे क्या कहा जाएगा? रसायन स्वपोषी कहा जाएगा। क्वेश्चन है कि प्रोटोजोआ जैसे अमीबा तथा पैरामीशियम जंतुओं में जल संतुलन के लिए एक अंग पाया जाता है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है संकुचनशील रिक्तिका। इसके बारे में बोलेंगे कि प्रोटोजोआ यानी कि अमीबा तथा पैरामीशियम में संकुचनशील रसधानी जल संतुलन व उत्सर्जन का काम करती है, जिसे प्रासरण नियमन भी कहते हैं। जल पारगमय झिल्ली के द्वारा अंदर की ओर ग्रहण करता है। वह आवश्यकता पूर्ण होने पर कोशिका के बाहर भी निष्कासित होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जंतु में केंद्रीय द्विरूपता पाई जाती है? तो पैरामीशियम कोडेटम में केंद्रक, तो यानी कि इसमें दो तरह का केंद्रक, एक बड़ा केंद्रक और एक छोटा केंद्रक पाया जाता है, तो पैरामीशियम में ही पाया जाता है। अगला है कि कौन सा कवक जनित रोग बीज तथा पुष्पों द्वारा फैलता है? तो ये गेहूं का जो लूज स्पॉट रोग होता है वह बीज और फूल द्वारा ही फैलता है। तो इसके बारे में बोलेंगे कि गेहूं में लूज स्पॉट की बीमारी का कारण ऑस्ट्रीलेगो होता है। गेहूं में जो लूज स्पॉट की बीमारी का कारण क्या है? ऑस्ट्रीलेगो होता है। इस बीमारी में फूल तथा अनाज के दाने पाउडर में बदल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मेन आधार क्या था? तो पोषण। वर्गीकरण का मेन आधार क्या था? पोषण। तो इसके बारे में हम लोग बोलेंगे कि 5 जगत प्रणाली R.H. विटेकर द्वारा दी गई थी, जो निम्न सिद्धांत पर आधारित थी। पहला, कोशिका की संरचना की जटिलता पर आधारित थी। दूसरा, शरीर संगठन की जटिलता पर और पोषण के प्रकार पर आधारित थी। अगला है, जीवाणु में जो प्लाज्मिड है वो क्या है? यह एक अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ है। प्लाज्मिड क्या है? यह एक अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ है। तो इसके बारे में बोलेंगे कि जीवाणु में मुख्य केंद्रकीय डीएनए के अतिरिक्त कुछ अन्य अतिरिक्त गुणसूत्रीय संरचना पाई जाती है, जिसे हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड जीवाणु की प्रजनन क्रिया में सहायक होती है। प्लाज्मिड क्या होती है? जीवाणु की प्रजनन क्रिया में सहायक होती है तथा कुछ जीवाणु में प्लाज्मिड पर उपस्थित आर कारक के कारण कुछ रसायन के विरुद्ध प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। अगला है कि आर की बैक्टीरिया के लिए कौन सा कथन सही है? इसमें से चारों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है कि सभी हेलोफाइट्स होते हैं, तो ऐसा नहीं कि सभी हेलोफाइट्स होते हैं, तो यह कथन गलत है। सभी प्रकाश संश्लेषी होते हैं, तो यह भी कथन अलग अलग टाइप के होते हैं। सभी जीवाश्म होते हैं, यह भी नहीं।
सबसे पुराना जीवित जीव है। हाँ, आर्किबैक्टीरिया में ये बोल सकते हैं कि यह सबसे पुराना जीवित जीव है। इसे बोलेंगे कि आर्किबैक्टीरिया सबसे आद प्रकार के, आद मतलब कि सबसे पुराना प्रकार का जीव है। ये अधिक प्राचीन हेलोजीन्स जीवाणु का समूह है जिसे जीवित जीवाश्म के नाम से जानते हैं। ये प्रतिकूल परिस्थिति में भी रहने में सक्षम है। अगला है कि कॉलीफ्लावर मोजेक विषाणु में क्या होता है। तो कॉलीफ्लावर मोजेक विषाणु में क्या होता है, 2 रज्जुक वाला dsDNA होता है। 2 रज्जुक वाला क्या होता है, dsDNA होता है। अगला बोलेंगे कि प्लाज्मिड के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो प्लाज्मिड के बारे में क्या सही है कि जीनीय स्थानांतरण में प्लाज्मिड का उपयोग काफ़ी अधिक होता है। जीनीय स्थानांतरण में प्लाज्मिड का उपयोग काफ़ी अधिक होता है। अगला है कि पादप अपघटक है। पादप अपघटक क्या है, तो मोनेरा तथा कवक जो है ये पादप अपघटक है। तो इसके बारे में क्या बोलेंगे कि जीवाणु तथा कवक ये दोनों के दोनों पादप अपघटक हैं और क्रमशः जीवाणु मोनेरा से बिलोंग करता है और कवक तो कवक जगत से ही बिलोंग करेगा। ये पादप अवशेष को अपघटित कर क्या करता है, सरल पदार्थ में तोड़ने का काम करता है। अगला है कि कवक की आसंजक संरचना किसकी सहायता से पोषद का भेदन करती है। कवक की जो आसंजक संरचना होती है वो किसकी सहायता से पोषद का भेदन करती है। तो यांत्रिक दाब तथा एंजाइम की सहायता से पोषद की भेदन का काम करता है। बोल सकते हैं कि कवक में जो चिपचिपे पैड यांत्रिक दाब तथा एंजाइम की सहायता से ही पोषद को भेजते हैं। यह पोषद की कोशिका भित्ति से चिपक जाते हैं। वह सेलुलोज एंजाइम द्वारा पोषद की कोशिका भित्ति के सेलुलोज का अपघटन कर तंतु को कोशिका भित्ति में भेज देते हैं। अगला है साइनोबैक्टीरिया के लिए क्या सही है। तो यह ऑक्सीजनित तथा नाइट्रोजिनेज युक्त होते हैं। साइनोबैक्टीरिया के लिए क्या सही है, तो यह क्या होता है, यह ऑक्सीजनित तथा नाइट्रोजिनेज युक्त होते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया के बारे में क्या बोलेंगे कि साइनोबैक्टीरिया ग्राम ऋणात्मक प्रोकैरियोटिक्स हैं जिन्हें हम लोग नील हरित शैवाल के नाम से भी जाना जाता है। यद्यपि साइनोबैक्टीरिया एक सत्य प्रोकैरियोटिक्स है लेकिन इसका प्रकाश संश्लेषी तंत्र यूकैरियोटिक से समानता रखता है क्योंकि इसमें पर्णहरिम ए तथा प्रकाश तंत्र 2 पाया जाता है जो ऑक्सीजनित प्रकाश संश्लेषण करता है। इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु नाइट्रोजिनस एंजाइम पाया जाता है। यह एंजाइम ऑक्सीजन की उपस्थिति में निष्क्रिय हो जाता है और मोटी भित्ति युक्त यानी हेट्रोसिस्ट नाइट्रोजिनेज एंजाइम को उपयुक्त अवायवीय वातावरण उपलब्ध कराता है। अगला है कि किसके कारण ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव जीवाणु में अंतर पाया जाता है। तो ये किसके कारण होता है, तो ये कोशिका भित्ति के कारण होता है। किसके कारण ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में अंतर होता है, तो कोशिका भित्ति के कारण। इसका अंतर भी कुछ जानना होगा कि ग्राम धनात्मक तथा ग्राम ऋणात्मक जीवाणु की कोशिका भित्ति में अंतर इस प्रकार हम बोल सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। पहला नंबर कि ग्राम पॉजिटिव में बोलेंगे इसकी कोशिका भित्ति मोटी होती है। ग्राम पॉजिटिव की कोशिका भित्ति मोटी होती है, जबकि ग्राम ऋणात्मक में क्या बोलेंगे कि इसकी कोशिका भित्ति पतली होती है। दूसरी बात पॉजिटिव के बारे में बोलेंगे कि इसकी कोशिका भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकन तथा अत्यधिक कम मात्रा में प्रोटीन तथा पॉलीसेकेराइड होती है। जबकि ग्राम ऋणात्मक के बारे में बोलेंगे कि इनमें पेप्टिडोग्लाइकन, फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन तथा लिपो पॉलीसेकेराइड होते हैं। फिर ग्राम पॉजिटिव के बारे में बोलेंगे कि कोशिका भित्ति में लिपिड की मात्रा कम पाई जाती है। ग्राम पॉजिटिव में लिपिड की मात्रा कम पाई जाती है, जबकि ग्राम नेगेटिव में बोलेंगे कि इसकी कोशिका भित्ति में लिपिड की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। फिर पॉजिटिव में बोलेंगे कि कोशिका भित्ति की बाह्य परत में टिकोइक अम्ल पाया जाता है। ग्राम पॉजिटिव के कोशिका भित्ति के बाहरी परत में क्या पाया जाता है, टिकोइक अम्ल पाया जाता है, जबकि ग्राम ऋणात्मक जीवाणु में ऐसा टिकोइक अम्ल नहीं पाया जाता है। ग्राम पॉजिटिव के बारे में बोलेंगे कि यह प्रतिजैविक जैसे कि पेनिसिलिन कोशिका भित्ति के प्रति कम प्रतिरोधी होता है, पॉजिटिव वाला, जबकि नेगेटिव वाला जो होता है वो प्रतिजैविक के प्रति अधिक प्रतिरोधी होता है। और पॉजिटिव के बारे में बोलेंगे कि कोशिका भित्ति लाइसोजाइम के प्रति अधिक प्रतिरोधी होती है और जबकि नेगेटिव वाला लाइसोजाइम के प्रति कम प्रतिरोधी होती है। अगला है धान के खेत में सबसे अच्छा हरित खाद क्या है, तो एजोला। धान के खेत में सबसे अच्छा हरित खाद क्या है, तो एजोला। अगला है
कि एंजाइम अनुपस्थित होता है। किसमें एंजाइम नहीं होता है? तो विषाणु में किसी भी तरह का एंजाइम नहीं होता है। तो विषाणु के बारे में बोलेंगे कि विषाणु में एंजाइम नहीं पाए जाते। ये अपने जीवन यापन एवं वृद्धि के लिए पोषद की उपापचयी यांत्रिक पर आश्रित होते हैं। पोषद कोशिका में इसका जीनोम पहुंचते ही पोषद के जीनोम को क्या करता है? नष्ट कर देता और परपोषी के उपापचयी यांत्रिकी का उपयोग कर अपने जीनोम तथा कैप्सिड प्रोटीन अणु का संश्लेषण कर संतति विषाणु का निर्माण करता है। अगला है कि एक विषाणु को जीवित जीव कह सकते हैं। क्यों जीवित जीव? क्योंकि इसमें पोषद के अंदर प्रजनन करता है। यह क्या करता है? पोषद के अंदर ही प्रजनन करता है, तो यह जीवित जीव कह सकते हैं विषाणु को। तो विषाणु के बारे में क्या बोलेंगे कि विषाणु को हम लोग जीवित जीव कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह पोषद के अंदर प्रजनन करता है। विषाणु एक क्या है? सूक्ष्मदर्शीय न्यूक्लियोप्रोटीन है। विषाणु एक क्या है? सूक्ष्मदर्शीय न्यूक्लियोप्रोटीन है जो केवल पोषद की जीवित कोशिका में ही सक्रिय रहता है। जो केवल क्या होगा? पोषद की जीवित कोशिका में ही सक्रिय होता है। इसमें आनुवांशिक पदार्थ या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा, दोनों साथ नहीं हो सकता है। सजीव कोशिका के बाहर यह निर्जीव कणों के रूप में रहेगा। यह सजीव कोशिका के बाहर किस रूप में रहेगा? निर्जीव के रूप में रहेगा, अथवा अविकल्पी अंतःकोशिकीय परजीवी कहलाते हैं। अगला है कवक द्वारा संचित भोज्य पदार्थ क्या है? कवक में भोज्य पदार्थ के रूप में क्या संचित होता है? तो ग्लाइकोजन। क्या संचित होता है? ग्लाइकोजन। अगला है गेहूं में जो ब्लैक रस्ट किसके द्वारा होता है? तो यह पक्सीनिया के कारण होता है। गेहूं में जो ब्लैक रस्ट होता है किसके कारण होता है? पक्सीनिया के कारण होता है। तो इसमें बोलेंगे गेहूं में जो ब्लैक रस्ट की बीमारी वो पक्सीनिया ग्रेमिनिस से होती है, जो कि एक कवक है। इससे पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। इसके लक्षण पत्तियों तथा तने पर देखे जा सकते हैं। इसके लक्षण पत्तियों तथा तनों पर देखे जा सकते हैं। यह गर्म क्षेत्र 15 से 20 डिग्री सेल्सियस अधिक तथा नमी के स्थान पर बहुत तेजी से फैलता है। अगला है निम्न में से किस जीव द्वारा धान की उपज बढ़ जाती है? तो एनाबीना के द्वारा धान की उपज बढ़ जाती है। अगला है पूर्व केंद्रकीय कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? यानी कि कहने का मतलब है पूर्व केंद्रकीय कोशिका प्रोकैरियोटिक का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो यह वृत्ताकार डीएनए होता है और वो भी बिना हिस्टोन के। वृत्ताकार डीएनए होता है और वो भी बिना हिस्टोन के। अगला बोला गया है कि जीवाणु एस्चेरिचिया कोलाई में उपस्थित आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? जीवाणु एस्चेरिचिया कोलाई में आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? 2 रज्जुक वाला डीएनए होता है। क्या होता है? 2 रज्जुक वाला डीएनए होता है। अगला है कि कुछ ऐसे जीव ज्ञात है जो 100 से 105 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी वृद्धि तथा गुणन करते हैं। वो किस कैटेगरी में रखा जाएगा? तो वह समुद्री आर्कीबैक्टीरिया में रखा जाएगा। वो किस कैटेगरी में रखा जाएगा? समुद्री आर्कीबैक्टीरिया में रखा जाएगा। अगला है कि पारगमन विधि में आनुवांशिक सूचनाएं एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में किस विधि द्वारा स्थानांतरित होती है? तो यह बैक्टीरियोफेज की मुक्ति जो दाता जीवाणु स्ट्रेन से होती है उसके द्वारा। अगला है पक्सीनिया बनाता है। तो पक्सीनिया क्या बनाता है? यह यूरिएट्स तथा टिलिया जो गेहूं के पत्तों पर बनाता है। यूरेडिया तथा टिलिया गेहूं के पत्तों पर बनाता है। तो पक्सीनिया के बारे में क्या बोलेंगे कि पक्सीनिया एक कवक है जो गेहूं में ब्लैक रस्ट रोग उत्पन्न करता है। यह अपना जीवन चक्र 2 पोषद पर पूर्ण करता है और ये 5 प्रकार के स्पोर्स बनाता है। पहला पोषद गेहूं तथा दूसरा पोषद बारबेरी पादप है। गेहूं पर 2 प्रकार के स्पोर बीजाणु और यूरोडोस्पोर तथा टिलियोरोस्पोर बनते हैं। अगला है कि 5 संघ के वर्गीकरण पद्धति में से किस एक संघ में नील हरे शैवाल, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु तथा मिथेनोजेनिक आर्कीबैक्टीरिया आते हैं? तो ये सब के सब मोनेरा में आता है। अगला है कि इनमें से कौन सा कथन विषाणु के लिए सही है? तो विषाणु में डीएनए या फिर आरएनए होता है। अगला है अधिकतर लाइकेन बने होते हैं। ज़्यादातर लाइकेन क्या चीज़ के बने होते हैं? यह नील हरे शैवाल तथा स्कोमाइसिटीज से बने होते हैं। ज़्यादातर लाइकेन क्या चीज़ के बने होते हैं? नील हरे शैवाल और स्कोमाइसिटीज के बने होते हैं। अगला है कि एजेटोबैक्टर तथा बेसिलस पॉलीमिक्सा उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? यह जो है असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु का उदाहरण है। अगला है कि जीवाणु में लिंक फैक्टर है। तो जीवाणु में लिंक फैक्टर क्या है?
रेप्लिकॉन। जीवाणु में लिंग फैक्टर क्या है? F, रेप्लिकॉन। अगला है इन्फ्लुएंजा विषाणु में होता है। इन्फ्लुएंजा विषाणु में क्या होता है? इन्फ्लुएंजा विषाणु में आरएनए होता है। इन्फ्लुएंजा विषाणु में क्या होता है? आरएनए होता है। इन्फ्लुएंजा विषाणु में क्या होता है? आरएनए होता है। अगला है जीवाणु के गुणसूत्र में न्यूक्लिक अम्ल बहुलक होते हैं। तो जीवाणु के जो गुणसूत्र में न्यूक्लिक अम्ल किस प्रकार के बहुलक होते हैं? वृत्ताकार डीएनए अणु के बहुलक होते हैं। जीवाणु के गुणसूत्र में न्यूक्लिक अम्ल बहुलक होते हैं, किस चीज़ का? वृत्ताकार डीएनए के बहुलक होते हैं। अगला है कि लाइकेन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला ए देखते हैं, इनके शरीर शैवाल तथा कवक के बने होते हैं। तो यह कथन सही है कि इसका शरीर शैवाल और कवक के संयोजन से ही बनता है। दूसरा है कि कुछ आर्कटिक क्षेत्र में रेनडियर को भोजन प्रदान करते हैं। तो यह भी कथन सही है कि कुछ आर्कटिक क्षेत्र में रेनडियर को भोजन प्रदान करते हैं। सी में बोल रहा है कि कुछ जातियों का उपयोग प्रदूषण संकेतक के रूप में भी किया जाता है। यानी कि लाइकेन का कुछ जातियों का उपयोग जो है प्रदूषण संकेतक के रूप में भी किया जाता है। डी है, यह तेजी से वृद्धि करते हैं जो 2 mm प्रति वर्ष होता है। तो यह कथन गलत है, ये तेजी से वृद्धि नहीं करते हैं, यह धीरे धीरे वृद्धि करते हैं। तो इसके बारे में लाइकेन के बारे में बोलेंगे कि लाइकेन एक जटिल 2 जीवों से बना होता है जिसमें कवक तथा शैवाल के बीच संगठन होता है। लाइकेन का संपूर्ण शरीर कवक द्वारा बना होता है। लाइकेन का जो संपूर्ण शरीर होता है वो कवक द्वारा बना होता है, जबकि शैवाल क्या करता है? वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन का निर्माण करने का काम करता है और कवक शैवाल से भोजन प्राप्त करता है। ये प्रदूषण युक्त क्षेत्रों में उत्पन्न नहीं होते हैं, अतः प्रदूषण संकेतक के रूप में कार्य करते हैं। ये 1 से 2 mm ही व्यास में वृद्धि करते हैं। अगला है माइकोराइजा है। तो माइकोराइजा क्या है? यह एक सहजीवी संगठन। माइकोराइजा क्या है? यह एक सहजीवी संगठन है जो पादप जड़ों तथा कुछ कवक के बीच में होते हैं। माइकोराइजा क्या है? यह एक सहजीवी संगठन है जो पादप जड़ों तथा कुछ कवक के बीच में होते हैं। तो माइकोराइजा के बारे में क्या बोलेंगे कि माइकोराइजा उच्च पादप की जड़ों एवं कवक के मध्य एक सहजीवी संगठन है। कवक पादपों की जड़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कवक क्या करते हैं? पादपों की जड़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और मृदा में खनिज लवण का अवशोषण करते हैं। सहजीवी संगठन से जो राइजोबियम तथा मटर कुल के पादप की जड़ों के बीच होती है उसे क्या कहते हैं? सहजीवन कहते हैं। अगला है नीले हरे शैवाल किस में आते हैं? तो नील हरित शैवाल जो है पूर्व केंद्रकीय जीव में आते हैं। नील हरित शैवाल किस में आता है? प्रोकैरियोटिक में आता है। अगला है कि इनमें से किस जीव में पादप तथा जंतु दोनों के गुण हैं? पादप और जंतु दोनों के गुण है। तो यह युगलीना, यानी पादप और जंतु के बीच की कड़ी कौन है? युगलीना। तो युगलीना के बारे में बोलेंगे। युगलीना एक ऐसा जीव है जिसमें पादप तथा जंतु दोनों के गुण लक्षण पाए जाते हैं, क्योंकि यह फ्लैजिला द्वारा जंतु की तरह गति कर सकता है। यह फ्लैजिला द्वारा जंतु की तरह गति कर सकता है तथा इसमें पर्णहरिम पाया जाता है। यानी दोनों का लक्षण हुआ, जिससे पादप की भांति प्रकाश संश्लेषण कर भोजन का निर्माण करता है। अगला है कि प्रोटोजोआ में संकुचनशील रसधानी सहायता करता है। तो ये क्या चीज़ में? ये जल के प्रासरण में सहायता करता है। अगला है दीर्घ तथा सूक्ष्म केंद्रक किसका मुख्य लक्षण है? यानी कि छोटा और बड़ा केंद्रक किस में पाया जाता है? यह पैरामीशियम में पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है पैरामीशियम तथा वर्टिसिला। अगला है कि अमीबा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो अमीबा में उत्सर्जन संकुचनशील रसधानी द्वारा होता है। अगला है निम्न में से कौन सा सुम्मेलित नहीं है? इसमें से कौन है जो गलत है? तो पहला देखते हैं, जड़ों में जो गांठ उत्पन्न करने वाली बीमारी होती है मिलेडोगाइनिक जेवेनिका के द्वारा होता है। तो यह कथन सही है। बाजरे का जो अस्मट की बीमारी होती है वो टिलोस्पोरियम पेनिसिलिरी के द्वारा होता है। यह भी कथन सही है। जौ का आच्छादित अस्मट जो होता है वो ऑस्ट्रेलेगो न्यूडा द्वारा होता है। यह कथन गलत है। आलू में जो पछेती अंगमारी होता है वो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा होता है। आलू में पछेती अंगमारी किसके द्वारा होता है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। यह सही है। अगला है कि पोषद पादप द्वारा कवक के संक्रमण से बचने के लिए रासायनिक पदार्थ बनते हैं। तो रासायनिक पदार्थ कौन सा रासायनिक पदार्थ बनते हैं? फाइटोएलेक्सिन्स। कौन सा? फाइटोएलेक्सिन्स बनते हैं। अगला है श्वेत कीट रोग किसके द्वारा होता है? तो श्वेत कीट रोग जो है एल्ब्यूगो कैंडिडा के द्वारा होता है। श्वेत कीट रोग किसके द्वारा होता है? एल्ब्यूगो कैंडिडा के द्वारा होता है। अगला है प्लाज्मिड है। तो प्लाज्मिड क्या है? तो यह एक सूक्ष्म जीवों में अनुवांशिक पदार्थ जो मुख्य डीएनए के अतिरिक्त होता है। अगला है टोबैको मोजेक वायरस टीएमवी का जीन है। यह क्या है? यह एक
एकल रज्जुकी वाला आरएनए। यह क्या है? टोबैक मोज़ेक वायरस में क्या होता है? एकल रज्जुकी वाला आरएनए होता है। अगला है तापमान सहन करने की क्षमता नीले हरे शैवाल में किसके कारण होती है? तो यह जो है उनके प्रोटीन में होमोपोलर बंधनों के कारण होती है। उनके प्रोटीन में कौन सा? होमोपोलर बंधन के कारण यह ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर को सह सकता है। अगला है कि रिकेट्सी एक समूह बनाता है जो निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो यह जो है जीवाणु तथा विषाणु के बीच का स्वतंत्र समूह के बीच ही होता है। रिकेट्सी एक समूह बनता है जो निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? यह आता है जीवाणु तथा विषाणु के बीच का जो स्वतंत्र समूह होता है उसी में रिकेट्सी समूह बनता है। अगला है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले मृदा के जीव किसमें आते हैं? यह जीवाणु कैटेगरी में आता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले मृदा के जीव किसमें आते हैं? जीवाणु यानी कि मोनेरा कैटेगरी में आते हैं। अगला है कि प्रोटिस्टन जीनोम में होता है। प्रोटिस्टन जीनोम में क्या होता है? तो यहाँ मुक्त न्यूक्लियक अम्ल होता है। इसमें इस प्रकार का मुक्त न्यूक्लिक अम्ल होता है। अगला है 121 प्रोटिस्टन जीनोम होता है। प्रोटिस्टन जीनोम किसमें होता है? झिल्ली युक्त न्यूक्लियोप्रोटीन जो जीव द्रव में बिखरा रहता है। झिल्ली युक्त न्यूक्लियोप्रोटीन जो कि जीव द्रव में बिखरा रहता है। तो यहाँ पे भी नहीं, ये होगा कि प्रोटिस्टन जीनोम में क्या होता है? तो झिल्ली युक्त न्यूक्लियोप्रोटीन जो जीव द्रव में बिखरा हुआ होता है। 122 में देखेंगे हम कि प्रोटिस्ट अपना भोजन किस रूप में ग्रहण करता है? प्रोटिस्टा अपना भोजन जो है प्रकाश संश्लेषी सहजीवी और प्राणी संभोजी के रूप में भोजन ग्रहण करता है। प्रोटिस्टा अपना भोजन किस रूप में ग्रहण करता है? तो यह प्रकाश संश्लेषी सहजीवी और प्राणी संभोजी के रूप में ग्रहण करता है। अगला है ऑस्ट्रेलेगो द्वारा पादप में जो बीमारी होती है उसे अस्मस्ट कहते हैं। क्यों? ऑस्ट्रेलेगो द्वारा जो पादप में जो बीमारी होता है उसे अस्मस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि यह संक्रमित भाग पूर्णतः काला हो जाता है, इसीलिए इसे अस्मट कहा जाता है। इसका जो संक्रमित भाग होता है पूरे के पूरे क्या हो जाता है? काला हो जाता है, इसीलिए इसको अस्मट कहा जाता है। अगला है कि क्लेविसेप्स परप्यूरिया कौन सी बीमारी करने वाला जीव है? तो यह जो है राई का जो अर्गोट रोग होता है वो क्लेविसेप्स परप्यूरिया के कारण ही होता है। राई का जो अर्गोट रोग होता है वो किसके कारण होता है? क्लेविसेप्स परप्यूरिया के कारण ही होता है। अगला है अपघटक वह जीव है। तो अपघटक क्या होता है? जो यह रिले प्रकार से कार्य करता है और यह कार्बनिक पदार्थ को चरणबद्ध तरीके से क्या करता है? सिंपल पदार्थ में तोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अपघटक क्या है? यह रिले प्रकार से कार्य करता है और कार्बनिक पदार्थ को चरणबद्ध धीरे धीरे या सिंपल पदार्थ में तोड़ने का काम करता है। अगला है कि एशेरिचिया कोलाई का उपयोग जीव विज्ञान के प्रयोग में अत्यधिक किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि आसानी से इसको संवर्धन कर सकते हैं। एशेरिचिया कोलाई का उपयोग जीव विज्ञान के प्रयोग में क्यों किया जाता है? क्योंकि इसको आसानी से संवर्धन किया जा सकता है। अगला है कि जीनोफोर जीवाणु जीनोम या न्यूक्लियोटाइड बना होता है। ये क्या चीज़ का बना होता है? यह एकल दो रज्जुक डीएनए द्वारा बना होता है। जीनोफोर यानी जीवाणु जीनोम या न्यूक्लियोटाइड क्या चीज़ का बना होता है? एकल दो रज्जुक डीएनए द्वारा बना होता है। अगला है कि अमीबा तथा पैरामीशियम में जल संतुलन किसके द्वारा होता है? तो यह संकुचनशील रसधानी द्वारा होता है। अगला है ऐसे जीवों का नाम बताइए जो सूर्य से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ऊर्जा नहीं लेते हैं। तो वह क्या है? रसायन संश्लेषी जीवाणु। अगला है जीवाणु में पीढ़ी एकांतरण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यह इनमें ना तो सिनगेमी होती है और ना ही अर्धसूत्री विभाजन, इसीलिए इसमें पीढ़ी एकांतरण जीवाणु में नहीं होता है। अगला है मोनेरा में इनमें से एक कौन सा जीव है? तो एशेरिचिया कोलाई जो है यह मोनेरा के अंतर्गत ही आता है। पैरामीशियम में अनुवांशिकीय सूचना किस में होता है? पैरामीशियम में जो अनुवांशिक सूचना होता है वो सूक्ष्म केंद्रक में होता है, छोटा वाला केंद्रक में होता है। अगला है कि प्रोटिस्टा में आते, प्रोटिस्टा में सभी आते हैं यानी कि विषमपोषी भी, रसायन विषमपोषी भी और स्वपोषी भी, ये तीनों कैटेगरीज में होता है प्रोटिस्टा में। अगला है कि ट्रिपेनोसोमा के बारे में कौन सा सही है? तो ट्रिपेनोसोमा के बारे में बोलेंगे ये बहुरूपी होता है। ट्रिपेनोसोमा क्या होता है? ये बहुरूपी होता है। अगला है एक अप्रकाश संश्लेषी वायुवीय मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन है? तो एजेटोबैक्टर जो है यह एक प्रकाश संश्लेषी वायुवीय मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला एक जीवाणु कौन है? एजेटोबैक्टर है। अगला है अवशोषी विषमपोषी पोषण किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो यह जो है कवक के द्वारा प्रदर्शित होता है।